वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं सिसु। मूवी की शुरुआत में हम नैरेटर के द्वारा 1944 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुनते हैं, जहां फिनलैंड और नाजिस के खराब संबंधों के कारण इन दोनों देशों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक योद्धा वहां अपने कदम रख चुका था, जिसने इस जंग को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और एक हिस्ट्री भी क्रिएट की। तो जानते हैं इस कहानी के पीछे की रियल मिस्ट्री। अब होती है इस मूवी की प्रॉपर शुरुआत, जिसके प्रेजेंट सीन में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जिसका नाम है कोरोपी, जो इस कहानी का मेन हीरो है। अगर कोरोपी की बात करें तो वो एक मुसाफिर है जो जमीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढने का काम करता है, और इस समय वो अपनी फैमिली से दूर लेफ्टलैंड नाम की एक जगह पर आया है, जिसके साथ उसका पालतू कुत्ता और एक घोड़ा भी है, और वो इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। अब एक दिन खुदाई करते करते उसके हाथ सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लगता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है, और उसे ये आइडिया भी आता है कि अगर इस इलाके में ये टुकड़ा मिल सकता है तो आजू बाजू के एरिया में कितना सोना होगा। ये देखकर उसे काफी खुशी होती है और वो अगले ही दिन एक्स्ट्रा मेहनत करने लग जाता है। फिर जगह जगह खड्डे खोदता है कि शायद कहीं सोना मिल जाए, और साथ ही साथ उसके मन में ये डर भी है कि कहीं कोई उसको देख न ले। अब बहुत वक्त बीत जाता है और उसकी मेहनत का उसे कोई फल नहीं मिलता, जिस वजह से वो नाराज हो जाता है। पर अगले ही दिन वो एक जगह खुदाई करता है जहाँ उसको ढेर सारा सोना मिल जाता है, लगभग 5 किलो के आसपास, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। अब ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस तरह से रात बीत जाती है और वहाँ का पूरा सोना निकालकर वो अपने घर पे लेके आता है और डिसीजन लेता है कि अगले दिन वो उसी सोने को बेचकर कुछ अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। इसके अगली सुबह कोरोपी नहा धोकर मस्त होकर अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसे बहुत सारे खतरों का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब सारा सोना अपने साथ लेकर वो अपने घोड़े पर पालतू कुत्ते के साथ शहर की ओर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे नाजिस के सोल्जर्स की टीम नजर आती है, और वहाँ पर एक ट्रक में कुछ रशियन लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। अब जैसे ही कोरोपी उनके सामने से गुजरता है, वो सारे सोल्जर्स उसको देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कोरोपी की नजर उसके हेड ऑफिस ब्रूनो पर जाती है, जो उसको नजरअंदाज किए हुए वहां से जाने देता है और अपने आदमी से कहता है कि बहुत ही जल्द ये भी मारे जाने वाला है, क्योंकि इन सोल्जर्स की एक और टुकड़ी पीछे से लैंड माइन लगाते हुए आ रही है, जिसके बीच जल्द ही कोरोपी फंसने वाला है। खैर, वहां से आगे निकलने के बाद कोरोपी देखता है कि कई लोगों को फांसी के फंदे से लटकाकर रास्ते के बीच में टांग दिया गया है, जिसको देखकर वो थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि दोनों देशों में चल रही जंग के बीच इतनी नफरत हो चुकी है कि नाजिस के सोल्जर्स सीमा पार करने वाले बेगुनाह लोगों को भी फांसी लगाकर टांग दिया करते हैं, जिस वजह से किसी का भी वहां पर आना जाना बहुत खतरे से भरा होता है। खैर, वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद कोरपे को उस सेना का एक और कमांडर रोकता है और उसकी तलाशी लेने लग जाता है, जहां उसको पता चलता है कि कोरपी सोना स्मगल करके यहाँ से चुपचाप ले जा रहा था, जिसका उससे गुस्सा आता है और वह कोरपी को सरेंडर करने के लिए कहता है। इसी बीच कोरपी अपने कुत्ते को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसके सोल्जर उसके कुत्ते पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। अब इन गोलियों की आवाज को सुनकर आगे मौजूद कमांडर ब्रूनो समझ जाता है कि शायद पिछले कमांडर ने कोरपी को टपका दिया होगा, और मन ही मन वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन उसको क्या पता है कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ। इस तरफ जब कमांडर कोरपी को ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, तो बदले में कोरपी अपने पास मौजूद चाकू से उसकी खोपड़ी को आर पार कर देता है, जिसको देखकर बाकी के सोल्जर्स की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो फिर क्या था, कोरपी भी सबको बेरहमी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और अब ये सीन देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कोरपी कोई आम बूढ़ा नहीं है। अब इन गोलियों की आवाज को सुनकर कमांडर ब्रूनो अपने टैंक को मोड़कर वापस पीछे की ओर लेने को कहता है। जहां के बाद वो अपने सोल्जर्स की लाशों को देखता है। ठीक उसी समय उसे वहां पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसको देखकर उसे पता चल जाता है कि जिस बूढ़े को अभी अभी हमने नजरअंदाज करके छोड़ दिया था, वो एक सोने का स्मगलर है। अब सोने के लालच के खातिर कमांडर ब्रूनो भी उसके पीछे अपने टैंक दौड़ाने लगता है और अपने साथी सोल्जर वॉल्फ के साथ उस पर फायरिंग करा देता है, जिससे बचकर कोरपी अपने घोड़े को दौड़ाकर बहुत दूर भाग जाता है। और तभी अचानक कमांडर फायरिंग रोक देता है और कोरपी को नोटिस करने लगता है, क्योंकि जिस जगह पर कोरपी आ चुका है वो जगह लैंड माइन से ढकी हुई है, जिस पर उसके घोड़े का पैर पड़ने की वजह से उसके घोड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो भी घायल होकर बाजू में गिर जाता है। अब अपने घोड़े को मरते हुए देख कोरपी को काफी ज्यादा दुख होता है। अब कोरपी अपने गिरे हुए सोने के टुकड़ों को फिर से उठाने लगता है। इसी बीच कमांडर भी उसका पीछा करते करते अपने पूरे सैनिकों के साथ उस लोकेशन पर आ जाता है। अब इससे पहले कमांडर अपने आदमियों के जरिए उस पर फायरिंग करता, कोरपी एक सोने के टुकड़े से उस लैंड माइन पर वार कर देता है, जिससे उस इलाके में बहुत सारा धुआं होता है और सारे सोल्जर्स फायरिंग करने लगते हैं, जहां कोरपी अपने पास मौजूद शील्ड के जरिए उनकी गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है और पास में ही कहीं छुप जाता है। इसके बाद कमांडर अपने कुछ आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन उस एरिया में लैंड माइंस मौजूद होने की वजह से उसके कई आदमी मारे जाते हैं। अब कमांडर अपने सोल्जर्स को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो किडनैप की गई 2 रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर आगे भेजता है, ताकि किसी सैनिक की जान न जाए। इसी बीच कमांडर को उसके साथी वॉल्फ से ये खबर मिलती है कि
कि जिस बूढ़े आदमी की जान के पीछे वो लगे हुए हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कमांडो है जो वन मैन आर्मी की तरह है। और साथ ही वो कहता है कि हमारे सीनियर्स के ऑर्डर थे कि उस बूढ़े आदमी से दूर ही रहने में भलाई है। इसके बाद हमें कोरपी की अनटोल्ड स्टोरी पता चलती है जहां रशियन आर्मी द्वारा उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसके रिवेंज में आकर उसने 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और जब सेना से पकड़ने में नाकामयाब रही तो कोरपी को जंगलों में अकेला छोड़ दिया गया और उसकी इसी क्रूरता के कारण रशियन आर्मी ने उसको नाम दिया कोरपी, जिसका मतलब है कभी ना हारने वाला और ना ही मरने वाला। अब इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद भी कमांडर का साथी उसे वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन सोने के लालच के खातिर और कोरपी से बदला लेने के लिए कमांडर उसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी दूसरी ओर हम कोरपी को देखते हैं जो वहां से दूर एक जली हुई कार के पीछे आकर छिप जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है, जिसे निकालने के लिए उसे दर्द के साथ काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ज्यादा घायल होने के कारण वो बहुत कमजोर भी हो गया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो सो ही जाता है। लेकिन कुछ देर बाद कमांडर और आर्मी वहां आ जाती है और वो डर के मारे एक ट्रक के नीचे छिप जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुत्ते उसको सूंघते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण वो उस ट्रक के डीजल टैंक को लीक करके अपने ऊपर छिड़क देता है, जिस वजह से कुत्ते उसे ढूंढ न पाए। पर तभी एक सैनिक को डीजल लीक होने की खबर लग जाती है और वो ट्रक को रुकवा देता है। तभी पकड़े जाने के डर से कोरपी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वोल्फ उस पर गोली मार देता है और अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए कोरपी खुद को आग लगा देता है और पास के एक तालाब में कूद जाता है, जिसकी बहादुरी देखकर वहां मौजूद सारे सैनिक हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस बूढ़े को पकड़ा कैसे जाए। लेकिन कमांडर की कोशिश यही नहीं रुकती, वो अपने आदमियों को वोट के जरिए उस तालाब में कोरपी को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन वहां भी कोरपी एक एक करके सभी को पानी के अंदर मार देता है और उस तालाब से भी बचकर भाग जाता है। पर बेचारे कोरपी का छोटा कुत्ता कमांडर ब्रूनो के हाथ लग जाता है और फिर वो एक नया प्लान बनाने लग जाता है। अब दूसरी ओर हम कोरपी को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर आकर रुकता है, जहाँ पर एक पुराना पेट्रोल पंप है। घायल होने की वजह से कोरपी वहां आराम करने लगता है कि तभी उसे अपने पाले हुए कुत्ते की आवाज आती है और जब वो उसको देखने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके ऊपर बॉम्ब लगाया हुआ है। जैसे ही कोरपी उस बॉम्ब को निकालकर फेंकने लगता है तो वो बॉम्ब ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धमाके से वो खुद बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कमांडर और उसके साथी वोल्फ और स्कूच वहां पर आ जाते हैं, जो कोरपी को पास के ही एक ऊंचे बोर्ड पर फांसी लगाकर टांग देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक बात आप भूल गए कि कोरपी एक खतरनाक कमांडो है जो इन जैसे खतरों से निपटना बखूबी जानता है, जिसके लिए वो उस खंबे पर लगी हुई एक लोहे की कील पर अपना पैर फंसा देता है, जिस वजह से उसकी फांसी का वेट कम होकर वो थोड़ी देर के लिए मरने से बच जाता है। अब रात का वक्त बीतता है और सुबह होती है, जहां एक एरोप्लेन के फटने की वजह से फांसी की रस्सी फिसल जाती है और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। दूसरी ओर उस एरोप्लेन के 2 पायलट फ्यूल भरने के लिए उस डीजल स्टेशन पर आते हैं, जहां उनकी नजर कोरपी पर पड़ती है और वो उसे मारने के लिए एक आदमी को भेजते हैं, लेकिन कोरपी तो बड़ी ही होशियारी से उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद कोरपी अपने जख्मों पर पट्टी करता है, जहां वो किसी बैंडेज का इस्तेमाल ना करते हुए एक तार से अपने जख्मों को सिलने लगता है। ये देखकर तो सामने वाला घायल पायलट भी डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने आज तक ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। खैर अब कोरपी को कुछ भी करके कमांडर से बदला लेना है और साथ में लेकर उस सोने को लेकर शहर भी पहुंचना है, इसीलिए वो उस पायलट को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है, क्योंकि प्लेन उड़ाने के लिए उसको एक पायलट की जरूरत होती है। अब दूसरी ओर कमांडर और उसकी आर्मी रास्ते में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है और जब सोल्जर वॉल्फ उस प्लेन को चेकिंग करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उस पायलट को फांसी लगाकर मार दिया है और वो वही रस्सी है जिससे उन्होंने कोरपी को रात में फांसी लगाई थी। ये देखकर कमांडर ब्रूनो शॉक हो जाता है और सभी को अलर्ट करके वहां से निकलने के लिए कहता है। अब उस रशियन लड़की के ट्रक में 2 सोल्जर्स कोरपी के बारे में बात करने लगते हैं, जहां उन लड़कियों में से एनो नाम की लड़की उनकी बेवकूफी पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम उस कमांडो कोरपी को कभी नहीं पछाड़ पाओगे, क्योंकि उसे पकड़ने में ऑलरेडी 300 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब देखते देखते अचानक कोरपी वहां के एक सोल्जर पर हमला कर देता है और खुद उस ट्रक में एंटर करता है, जिसको देखकर सारी लड़कियां उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें खास करके एनो उसकी मदद करती है। अब कोरपी उन लड़कियों की हेल्प से एक एक करके सभी सोल्जर्स को होशियारी से जाल बिछाकर मारने लगता है और अगले ट्रक में मौजूद 9-10 सोल्जर्स को उन लड़कियों के हाथों शूट करवा देता है। फाइनली कमांडो कोरपी उस टैंक पर चढ़ जाता है, जिसमें कमांडर ब्रूनो और उसके साथी मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद कमांडर अपने साथी वोल्फ को उससे लड़ाई करने के लिए बाहर भेजता है, लेकिन कोरपी बड़ी आसानी से उसको दबोचकर अधमरा कर देता है। फिर वहां पर अचानक 2 सोल्जर्स पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर वोल्फ को लगता है कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन जब वो सोल्जर्स कोरपी को देखते हैं तो उल्टा दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि शायद कोरपी के मशहूर कारनामों के बारे में उन्हें पहले से पता है।
खैर अब कोर्पी वोल्फ को ना मारते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद वो रशियन लड़कियां उसे वहां आकर घेर लेती है क्योंकि वोल्फ ने बहुत बार उन लड़कियों को फिजिकली टॉर्चर करके उनको परेशान किया था। अब इस तरफ कमांडर ब्रूनो अपने साथी स्कूच के साथ एक नए पायलट के पास पहुंचता है जिसके साथ वो नॉर्वे सिटी के लिए जाने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले कमांडर अपने साथी स्कूच को गोली मार देता है। मतलब कमांडर पैसों का इतना लालची हो चुका है कि उसने अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। अब जैसे कमांडर ब्रूनो पायलट के साथ टेक ऑफ करने के लिए निकलता है तभी हमारा बूढ़ा हीरो कोर्पे सामने से गोलियां चलाते हुए एंट्री करता है। गोलियों के कारण प्लेन के शीशे टूट जाते हैं लेकिन फाइनली उनका प्लेन टेक ऑफ हो ही जाता है। अब कमांडर को उसकी बाइक देखने के बाद लगता है कि शायद कोर्पी नीचे ही रह गया होगा, लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं थी कि अपने हथियार के सहारे कोर्पी प्लेन तक पहुंच गया था। इस तरफ गोलियों की वजह से प्लेन में बैठा पायलट घायल हो चुका है लेकिन ब्रूनो उसे फोर्स करते हुए प्लेन को उड़ाने के लिए ही कहता है। फिर बहुत मुश्किलों के बाद कोर्पी प्लेन में फाइनली घुसने में कामयाब हो जाता है जिसके आने की अचानक कमांडर को कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो डर के मारे पीछे देखने के लिए जाता है तो वहां अचानक कोर्पी उस पर आकर हमला कर देता है। इसके बाद होती है इस मूवी की सबसे खतरनाक और जानलेवा फाइट जहां ब्रूनो कोर्पी पर भारी पड़ते हुए उसे एक हुक के जरिए मार मार कर घायल कर देता है और कोर्पी भी बहुत जख्मी होने के कारण मरने की कंडीशन पर आ जाता है। पर इससे पहले कमांडर उस पर वार करता तभी मौके का फायदा उठाकर कोर्पी कमांडर के हाथ में मौजूद हुक को मिसाइल से अटैच कर देता है और उस मिसाइल को ही छोड़ देता है। इसके वेट से कमांडर ब्रूनो उस मिसाइल के साथ नीचे गिरता है जिससे वो मिसाइल जमीन पर आकर ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ होता है कमांडर का खेल खत्म। थोड़ी देर बाद कोर्पी को पता चलता है कि प्लेन का पायलट जख्मी हो गया है और इस वजह से उसने अपनी जान खो दी और अब धीरे धीरे प्लेन जमीन की ओर झुकता जा रहा है। अब कोर्पी को प्लेन उड़ाना तो आता नहीं, इसीलिए वो खुद को कसकर बांधकर प्लेन की पिछली जगह पर बैठ जाता है और प्लेन जमीन पर आकर क्रैश होता है जिससे पूरे प्लेन के चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी अचानक हम उन रशियन लड़कियों को देखते हैं जो नॉर्वे तक पहुंच गई है और यही नहीं, वो साथ में वोल्फ को भी बांध कर लेके आए होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक दल के नजारे को देखते हैं जिसमें एक आदमी बाहर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि कोर्पी है जो इतने बड़े प्लेन क्रैश के हादसे से भी बच गया जो वाकई में काबिले तारीफ है। खैर फाइनली कोर्पी बचे हुए गोल्ड को बेचने के लिए एक डिगर शॉप पर जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए आए होते हैं। अब अंदर आते ही कोर्पी काउंटर पर लाया हुआ सारा सोना रख देता है जिस सोने को देखकर आजू बाजू के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब सोना देने के बाद आखिर कोर्पी उनसे बड़े चालान की डिमांड करता है ताकि वो उन्हें आसानी से ले जा सके और इसी तरह के क्लाइमैक्स सीन के साथ इस मूवी का होता है द एंड। तो दोस्तों आपको कोर्पी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।